नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पे। तो हमारे जितने भी बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के छात्र हैं, उनका एग्ज़ाम जो है अगले महीने 17 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। तो अब आपको उस एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हुए हैं। तो अब ऐसे में आपको बहुत ही सावधानी से क्या करना पड़ेगा, अपनी तैयारी को क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी आप लोग जो है घबराए महसूस कर रहे होंगे, आपका रिवीजन ठीक से नहीं हो पा रहा होगा और बहुत ही घबराए महसूस कर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि एग्ज़ाम में क्या होगा, नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति सभी के साथ होता है। जो पढ़ता है बच्चा, उसी के साथ इस तरह का स्थिति होता है। जो नहीं पढ़ता है उसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पहले भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो घबराहट आपके साथ स्वाभाविक है। तो आपको क्या करना है, इस घबराहट को कम करना है और अपने रिवीजन पर क्या करना है, ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिवीजन पे क्या करना है, ध्यान देना है, क्योंकि यही 20-25 दिन में जो आप रिवीजन करेंगे, इसी से आपका रिजल्ट जो है 50% रिजल्ट जो पहले का पढ़ाई किए होंगे उससे, और 50% रिजल्ट अभी के टाइम पे आपका क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अभी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो अगर आपका 50% मार्क आता और 20-25 दिन अगर पढ़ाई करेंगे तो वो 80-90% जा सकता है। इसी 20-25 दिन के अंदर में जितना रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है रिजल्ट में इजाफा देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको धैर्य बना के रखना है, धैर्य खोना नहीं है और रिवीजन करते रहना है, लगातार रिवीजन करते रहना है। ज़्यादा टाइम अपना जो है मोबाइल पे, यूट्यूब पे अभी नहीं बिताना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल के रिवीजन करना है। तो जो है आपको रिवीजन करने में परेशानी हो रहा होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे जो है रिवीजन के लिए अपना छोटा नोट्स बना करके नहीं रखते हैं। वही बड़ा वाला किताब रहता है या बड़ा बड़ा नोट्स रहता है, और उसको जो अभी उल्टाते हैं, देखते हैं तो बहुत बोझिल लगता है, बहुत पहाड़ जैसा लगता है कि इतना कैसे रिवाइज करेंगे। तो क्या करते हैं बच्चे, परेशान होकर के उसको बंद करके रख देते हैं और सो जाते हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन इस स्थिति से आपको बचना है। आपको क्या करना है, छोटे छोटे नोट्स के माध्यम से, अगर आप नहीं बनाए हैं तो आपको इसी चैनल पर जो है इसके प्लेलिस्ट में जाइए और आपको बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे नोट्स के द्वारा सारे के सारे चैप्टर्स आपके कवर करवाए गए हैं। और एग्जाम में इतना ही आता है, जो इसके अलावा लिखाया जाता है वो आपके समझ के लिए है। आपको इतना ही बस याद रखना है और एग्जाम देने के लिए जाना है। तो आपको छोटे छोटे आपके पास जब नोट्स रहेंगे तो आपको पढ़ने में रुचि बढ़ेगी, आपकी रुचि और ज़्यादा जगेगी। और आप क्या करेंगे, जैसे ही आप इतना पढ़े तो आपका ये एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, तो आपका हौसला बढ़ेगा। यहीं पर आपका 20 पन्ना का एक चैप्टर है, तो अगर आप 5 पन्ना पढ़ेंगे थक जाएंगे, आपका मोटिवेशन और डाउन हो जाएगा और पढ़ाई आप उस दिन के लिए उस चैप्टर को छोड़ देंगे, उसको कहेंगे कि रख देते हैं इसको, ये हमसे नहीं होने वाला है। तो आप क्या करिए, छोटे छोटे नोट्स के द्वारा जो है आप अपना रिवीजन को आगे बढ़ाइए। यही अभी का सही तरीका है, आपके बड़े नोट्स से रिवीजन अभी नहीं होने वाले हैं। तो आप इसी चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, और हर वीडियोज़ को एक एक वीडियोज़ में एक एक चैप्टर खत्म किया गया है। धीरे धीरे उसे देख करके अपना सारा चैप्टर खत्म करिए और रिवीजन को कंप्लीट करिए। अभी भी जितना समय है और हम जितना आपको नोट्स दे रहे हैं, इतना आप लिख भी सकते हैं। ये एकदम निचोड़ है, पूरे चैप्टर को पढ़ करके इसे तैयार किया जाता है। बहुत ज़्यादा समय लगता है इसे तैयार करने में। तो ये लेकिन आपको फ़ायदा करेगा। आप 10 मिनट में लिखिए और पूरे चैप्टर को देखिए। 30 से 40 मिनट का एक वीडियोज़ आ रहा है आपके पास, देख करके लिखते हुए आप रिवाइज करते हुए चल सकते हैं। और ये एग्जाम तक आपको क्या करेगा, फायदा देगा। जैसे आप मान लीजिए कि साइंस है, साइंस में हमने 12 चैप्टर पढ़ाए हैं और इसी तरह के नोट्स के द्वारा आपको हमने पढ़ाए हैं। तो अगर 12 चैप्टर पढ़ाया हुआ है, 2-2 पेज का एक चैप्टर बन रहा है, तो 24 पेज में आपका सारा साइंस क्लियर हो जाएगा। साइंस 24 पेज में क्लियर हो जाने से क्या होगा कि आप एग्जाम के दिन भी उस 24 चैप्टर पेज को पढ़ सकते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक। शाम में बैठेंगे, जैसे आज एग्जाम खत्म हुआ, आज रात भर आपके पास समय है, तो शाम में बैठेंगे 10 बजे रात तक पढ़ के उसे आप खत्म कर सकते हैं, अगले दिन जा सकते हैं। या अगले दिन सुबह में उठ करके भी रिवाइज करके आप कुछ एग्जाम देने जा सकते हैं। तो इस तरह के नोट्स के द्वारा अगर बच्चे रिविजन करते हैं तो उनका मार्क्स में इजाफा होता है, और उसी तरह के बच्चे जो है टॉपर के लिस्ट में शामिल होते हैं। जो एवरेज बच्चे हैं वही 50-60 मार्क्स, 50-60% मार्क्स के बीच में अटक जाते हैं। तो इस तरह का स्ट्रेटजी आपको अभी से ही अपनाना चाहिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए। तो आपको जो हमने इतिहास में जो है आप लोगों को 3 चैप्टर हमने पढ़ा दिया था। 3 चैप्टर हमने इसी तरह से खत्म किए थे, 4 चैप्टर खत्म कर दिए थे, 4 चैप्टर खत्म कर दिए थे। आज आपका 5वां चैप्टर है। ये 5वां चैप्टर का नाम है आपके पास अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसका नाम क्या है, पिछला चैप्टर आपका चौथा जो था, भारत में राष्ट्रवाद हमने पढ़ाया था। सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके बाद समाजवाद और साम्यवाद, इसके बाद जो है आपको क्या कहते हैं, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, और इसके बाद जो है भारत में राष्ट्रवाद। चौथा चैप्टर आपका भारत में राष्ट्रवाद था। आज आपका अगला चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका। भारत आज़ाद हो गया था, भारत में राष्ट्रवादी क्रांतियाँ हुई, भारत को अंग्रेज छोड़ के चले गए और भारत आज़ाद हो गया। तो अब भारत का अर्थव्यवस्था कैसे चलेगा, या अर्थव्यवस्था कैसे चलता है, चलता था, इन सब चीज़ों को, या आजीविका कैसे चल रहा है,
भारत के लोगों का, इस सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी कि पहले कैसे चलता था, बाद में क्या हुआ नहीं हुआ। तो ये अर्थव्यवस्था और आजीविका के बारे में, जो हम काम धंधा करते हैं जहाँ से हमारी अर्निंग होती है, उसी को तो कहते हैं अर्थ, मतलब रुपया, और व्यवस्था यानी रुपया का व्यवस्था जहाँ से होता है वही हमारा अर्थव्यवस्था है। उसी से हम लोग क्या कहते हैं, उसी चीज़ को रुपया पैसा के बारे में पढ़ाई किया जाता है, उसी सब्जेक्ट को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये आपका एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर ऐसे अलग से जो है पार्ट्स बना करके सोशल साइंस में भी दिया गया है। तो अर्थव्यवस्था और आजीविका को पढ़ते हैं हम, भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे कि पहले क्या हालात थे और बाद में जाकर के अर्थव्यवस्था क्या हुआ नहीं हुआ, इस सब के बारे में हम यहाँ तक जो है आपका नोट्स खत्म हो चुका है। ये आपका इतना नोट्स आपको पढ़ने से ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसे आप चाहे तो आराम से लिख सकते हैं, और लिखने से क्या होगा कि आपको एग्जाम में जाकर के लिखना है। आजकल के बच्चे में ये बहुत बड़ी कमियां आ गई है कि वो लिखते नहीं हैं, स्क्रीनशॉट रख लेते हैं, या डीपीपी को आ जाता है, वो एग्जाम को क्या कहते हैं, जहाँ वो बैच पकड़े रहते हैं, कोर्स पकड़े रहते हैं, वहाँ से लिखा या PDF में नोट्स आ जाता है, किताब आ जाता है। बच्चे लिखना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनका लिखने का आदत छूटा हुआ रहता है और एग्जाम में वो लिख नहीं पाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लिखने पे जोर दीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, लेकिन वो आपके फ़ायदे में नहीं होगा। आप लिखिए उसको, लिखने से आपका क्या होगा, जैसे कि आपको लिखना है कोई भी चीज़, कोई हार्ड वर्ड है, जैसे कि आपको मान लीजिए कोई हार्ड वर्ड है कि औद्योगिक या स्पिनिंग, ये सब चीज़ें आपको शब्द लिखना नहीं आता है। आप पढ़ तो लिए स्पिनिंग, लेकिन आपको लिखे नहीं है एक बार भी उसको, तो उसमें हर्षी का मात्रा लगता है या दीर्घी का मात्रा लगता है, क्या लगता है, इसकी जानकारी आपको होगी नहीं, और वहाँ एग्जाम में आप स्पिनिंग गलत लिख करके आएंगे तो आपका मार्क्स काटा जाएगा। तो जो है आप लिखिए, लिखने से क्या होगा, लिखने की प्रैक्टिस भी बनेगी, शुद्धता भी आएगी आपके लिखने में, नहीं तो गलत फलत नहीं होगा। नहीं अगर आप DPP या क्या कहते हैं PDF नोट्स के भरोसे रहेंगे तो आपको क्या करेगा, एक दिन डुबाएगा, एग्जाम के टाइम में आपको पक्का जो है वो डुबा देगा। तो आपको हम एक छोटा छोटा नोट्स दे रहे हैं, इसको आप अपने से लिखिए और बार बार रिवाइज करिए। अभी हम समझा रहे हैं उसको समझ लीजिए, ये आपको एग्जाम में यकीन मानिए बहुत ही अच्छा जो है मार्क्स दिलवाएगा। यही सही तरीका है पढ़ने का। इसमें क्या हो रहा है, लिखाई भी हो रहा है, समझाना भी हो रहा है, और आपका जो है याद भी आपको होते जा रहा है। इतना याद करना कोई कठिन बात नहीं है। वही हम आपको 10 पन्ना में 4 लेक्चर में इस चैप्टर को पढ़ाते, 10 पन्ना में 20 पन्ना में पढ़ाते तो आपके लिए बोझिल होता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहला टॉपिक है, इसमें टोटल कितने टॉपिक हैं, तो पिछले वीडियोस की तरह ही इसमें जो है हमने टॉपिक वाइज लिखे हैं। 6 टॉपिक में आपका ये चैप्टर जो है खत्म है। तो पहला है औद्योगिकरण की शुरुआत। ये अर्थव्यवस्था में सबसे पहला टॉपिक है औद्योगिकरण की शुरुआत। औद्योगिकरण का मतलब क्या, पहले लोग उद्योग थोड़े नहीं थे, पहले उद्योग जो थे दुनिया में, उद्योग नहीं थे। उद्योग उसको कहते हैं जहाँ पर फैक्ट्री लेवल पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या किया जाता है, सामान तैयार किया जाता है। जैसे ये कपड़ा है, ये कपड़ा कहाँ तैयार किया गया है, तो उद्योग में, फैक्ट्री में जाकर के तैयार किया गया है। पहले लोग हाथ से ही ऐसे चरखा बुनते थे, चरखा से धागा काटते थे और धागा काट करके उसको बुन करके तैयार करते थे। कपड़ा अपने हाथों से ही घर के लेवल पर ही किया जाता था। जब बड़े पैमाने पर उसको किया गया तो उसी को क्या कहा गया, औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण की शुरुआत कैसे हुई, तो हस्तशिल्प और हाथ से बनी वस्तुओं के स्थान पर मशीन द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति का मतलब जो पहले हाथ से बन रहा था, अब क्या करेंगे हम उसको हाथ से ना बना करके मशीन के द्वारा जो है बनाएंगे, और बड़े पैमाने पर बनाएंगे। अगर मशीन बनाएगा तो बहुत ज़्यादा बनाएगा। इंसान की एक लिमिट होती है, एक कपड़ा बनाएगा थक जाएगा, लेकिन मशीन की तो कोई ऐसी लिमिट नहीं है, आप दिन रात चला सकते हैं उसको और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो जो है वही कह रहा है, हस्तशिल्प यानी हाथ से बनाने वाला जितना भी कला था, हाथ से बनी हुई वस्तुओं के स्थान पर मशीन के द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, औद्योगिक क्रांति। यानी उद्योग बहुत सारे लगने लगे और औद्योगिक क्रांति हो गया। पहले उद्योग नहीं थे, लोग कुटीर घर में जो है अपना ये सब काम करते थे, तो उसको उद्योग की श्रेणी में हम लोग नहीं रखते थे। लेकिन जब मशीन का आविष्कार होना स्टार्ट हुआ तो बहुत बड़े बड़े मशीन बनने लगे, उद्योग लगने लगे और बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया। तो अगला है औद्योगिक क्रांति का कारण क्या था, तो मशीनों का आविष्कार, कोयला और लोहे की प्रचुरता और सस्ते श्रम की उपलब्धता। औद्योगिकरण का कारण क्या था, कारण ये था कि मशीन का आविष्कार हो गया। इसके बाद जो है कोयला प्रचुर मात्रा में था, धरती के नीचे कोयला खदान में कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ा हुआ था, प्रचुर मात्रा में। देखे तो कहीं से कहीं क्षेत्र तक पड़ा हुआ है। उस टाइम में लोगों को पता नहीं था, अब ना पता लगे कि कोयला सीमित है या पेट्रोलियम सीमित है। पहले तो निकल रहा था तो उतना जानकारी भी नहीं था, लगा असीमित है। तो जो है प्रचुर मात्रा में कोयला था। इसके बाद जो है लोहे की प्रचुरता थी, बहुत ज़्यादा लोहा था, लोहा से मशीन बनाया जाता था, कोयला से उसको ईंधन देके, जैसे भाप इंजन आप पढ़े हैं, कोयला डाल के भाप बनाया जाता था, पानी को गर्म करके फिर इंजन चलाया जाता था, रेलगाड़ियाँ चलाई जाती थी। तो कोयला की प्रचुरता और लोहे की प्रचुरता से क्या हुआ, लोहा से मशीन बना और कोयला से उसमें ईंधन मिला।
और दोनों मिल करके क्या होगा, मशीन स्टार्ट हो गया, मशीन चालू हो गया अपना काम करना। और सस्ते श्रम, सस्ते लेबर तो थे ही लोग यहाँ पर जो है भारत में ही देखिए, अभी हमारा बिहार ही है सस्ता श्रम का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है। यहाँ के लोग प्रोडक्टिव नहीं है उतने ज़्यादा मात्रा में, उतने स्किल्ड नहीं है, तो सस्ता में काम करना पड़ रहा है। क्या है, तो स्किल्ड ना होने के कारण, उनको उतना जानकारी ना होने के कारण उनको छोटे छोटे काम, मजदूरी वाला काम करना पड़ रहा है। स्किल्ड होगा तो वही व्यक्ति क्या करेगा, ज़्यादा पैसा की डिमांड करेगा। तो उस टाइम में भी यही हालात थे, सस्ते श्रम थे हमारे भारत में। तो इन सब को देखते हुए क्या हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ। लोगों को पकड़ पकड़ के, भारत से भी पकड़ पकड़ के अन्य जगह पर जहाज में भर भर के ले जा जाते थे काम करवाने के लिए या उद्योग में काम करवाने के लिए। तो सस्ते श्रम के कारण जो है ये औद्योगिकरण क्या हुआ, सफल हुआ। अगर कोई ये तीनों में से कोई एक चीज़, या तो लोहा ही नहीं रहता, या कोयला ही नहीं रहता, या यहाँ पर लेबर ही नहीं होते सस्ते वाले, सस्ते या जो भी कहिए आप, तो कोई भी अगर एक नहीं होता तो ये औद्योगिकरण हमारा क्या होता, सफल नहीं होता। लोहा नहीं होता तो मशीन ही नहीं बनता, या लोहा होता मशीन बन गया, कोयला नहीं होता तो काम नहीं चलता हमारा, आगे का ईंधन नहीं मिलता। तो इसके कारण क्या है, औद्योगिकरण हमारा हुआ। अब ये औद्योगिकरण कहाँ से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले भारत में नहीं आया, भारत में सबसे पहले नहीं आया, ये सबसे पहले यूरोप में आया। इंग्लैंड जहाँ पे है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, अरे ब्रिटेन जो है ग्रेटर ब्रिटेन, इसके बाद जो है फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, वहाँ पर जाकर के ये सब जो है औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुआ। इंग्लैंड से इसकी शुरुआत हुई, सबसे पहले इसकी इंग्लैंड से शुरुआत हुई। सबसे पहले इंग्लैंड से सूती वस्त्र उद्योग से इसकी शुरुआत हुई। औद्योगिकरण हुआ, बड़े बड़े मशीन कहाँ पे लगाए गए, तो इंग्लैंड में लगाए गए, क्योंकि इंग्लैंड के हम लोग गुलाम थे। यहाँ पर इंग्लैंड के, ये भारत जो था इंग्लैंड के अंदर में काम करता था, गुलाम था इंग्लैंड का। तो यहाँ से लोग क्या करते थे, यहाँ से जो है कच्चा सामान ले जाते थे और इंग्लैंड में बड़े बड़े मशीन लगाए हुए थे, वहाँ पर जा करके यहाँ से मान लीजिए कपास ले गए, यानी रुई ले गए, और वहाँ ले जा करके रुई, सूती का कपड़ा बनाए, सूती यहाँ से कपास रुई उठा के ले गए और वहाँ पर सूती का कपड़ा बनाए और वहाँ से ला करके फिर यहाँ पर बेचे। पहले भारत के ही सूती के कपड़ा का इंग्लैंड में डिमांड था, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सूती के कपड़े इंग्लैंड जाते थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड होता था, बिकता था। तो अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया, वहाँ पर क्या कर लिए, बड़े बड़े मशीन के द्वारा उद्योग लगा लिए और यहाँ के सारे हस्तशिल्प वाले को इतना टैक्स लगाएं कि यहाँ के हस्तशिल्प सारा का सारा कपड़ा वाला फैक्ट्री को बंद कर दी। लोग जो काम करते थे कपड़ा बनाने के लिए उस सबको बंद कर दिए और यहाँ से कपास रुई उठा उठा के वहाँ ले गए और वहाँ से बना बना करके फिर इधर भेजे गए। तो सबसे पहले जो है सूती वस्त्र उद्योग ही यहाँ पर औद्योगिकरण किया गया। सूती वस्त्र उद्योग में ही क्या किया गया, तो इसका औद्योगिकरण स्टार्ट किया गया। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इंग्लैंड से हुई। इंग्लैंड में भी किस उद्योग से हुई, तो सूती वस्त्र उद्योग से हुई। सूती वस्त्र में जो है इसकी शुरुआत की गई, सूती वस्त्र बनाए गए, क्योंकि इंग्लैंड में इसकी बहुत भारी डिमांड थी, जिसके कारण वहाँ पर भी लोगों को बेचा गया और यहाँ पर भी लोगों को क्या किया गया, बेचा गया। तो ये हो गया आपको औद्योगिकरण कैसे हुआ, औद्योगिकरण की शुरुआत कैसे हुई, कारण क्या थे औद्योगिकरण होने के, तो लोहे, कोयले और सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण। और कहाँ से शुरुआत हुआ, तो इंग्लैंड से शुरुआत हुआ। किस उद्योग से, तो सूती वस्त्र उद्योग से। इतने सारे क्वेश्चंस आप ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, सब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि औद्योगिकरण के मुख्य कारण क्या थे। तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ का आंसर कर सकते हैं, आपको रटना नहीं है, अपने दिमाग से बताइए कि औद्योगिकरण की शुरुआत औद्योगिकरण होने के कारण क्या थे। अगर आपसे पूछा जाए तो आप पूछिए कि बताइए कि लोहे की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना, कोयला का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना और सस्ते श्रम का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण जो है हमारा औद्योगिकरण जो है सफल हुआ। इसी के कारण जो है हमारा औद्योगिकरण आगे बढ़ा और ये सफल हुआ। तो इतना भी लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। और इसके अगर और ज़्यादा लिखना है तो लिख दीजिएगा कि इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई, सूती वस्त्र उद्योग से इसकी प्रारंभ हुआ इस चीज़ का। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं अपने दिमाग से। अगर इतना जानकारी है तो आप सारे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। अगला है औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारक क्या थे। औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारक क्या क्या थे, कौन कौन सी ऐसी मशीनें की खोज हुई जिसके कारण औद्योगिक क्रांति जो है हमारा सफल हुआ। मतलब कि मशीन तो बना, लेकिन कौन सी ऐसी मशीनें बनी जिसके कारण हमारा औद्योगिक क्रांति क्या हो गया, सफल हो गया। तो एक मशीन था स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी का मतलब होता है, इसे 1770 ईस्वी में जो है आविष्कार किया गया, पेटेंट किया गया 1770 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ। स्पिनिंग जेनी क्या है, पहले लोग क्या करते थे, तो चरखा पे एक आदमी एक ही बार में एक ही धागा कटता था, एक ही धागा निकलता था। अगर चरखा से अगर आप चलाइएगा चरखा से तो एक ही धागा जो है आपको प्राप्त होगा। लेकिन ये स्पिनिंग जेनी एक ऐसा मशीन था जिसके द्वारा एक समय में 8 या 8 से ज़्यादा धागे जो हैं एक साथ निकाले जाते थे। 8 धागे एक साथ निकाले जाते थे एक ही बार में। तो इस मशीन से क्या हुआ, 8 आदमी का काम एक ही आदमी करने लगा। 8 धागे अगर निकल रहे हैं तो अगर एक एक चरखा लगाते तो 8 धागा में 8 आदमी लगता,
ये अकेला मशीन स्पिनिंग जेनी एक साथ 8 धागा निकालने लगा। तो एक आदमी 8 धागे निकालने लगे, तो धागा ज़्यादा मात्रा में हुआ तो ज़्यादा मात्रा में कपड़ा हुआ, तो औद्योगिक क्रांति क्या हो गई, सफल हो गई। अगर एक ही धागा निकलता तो उतना धागा ही नहीं निकल पाता, तो उतना कपड़ा नहीं बन पाता, तो उतना ज़्यादा औद्योगिक क्रांति सफल नहीं होता, कम कपड़े बनते वही होता। तो स्पिनिंग जेनी एक ऐसा मशीन था जिसके आविष्कार हो जाने से जो है हमारा औद्योगिक क्रांति, उद्योग जो है बड़े लेवल पर काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बड़े पैमाने पर धागा बनने लगा। धागा बनेगा उसी से कपड़ा बनेगा। सूती वस्त्र बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले धागा बनाना पड़ेगा। तो स्पिनिंग जेनी ये 1770 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ। किसने किया, तो जेम्स हारग्रीव्स ने किया। ये पूछा जा सकता है आपसे कि स्पिनिंग जेनी का खोज किसने किया, तो जेम्स हारग्रीव्स ने किया। ये क्या करता है, तो धागा एक बार में 8 या 8 से अधिक धागे का निर्माण करता है। तो इसके द्वारा की गई, जेम्स हारग्रीव्स द्वारा की गई। फिर दूसरा है सेफ्टी लैंप। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हुआ। सेफ्टी लैंप का आविष्कार इसीलिए हुआ क्योंकि कोयला खदान में, जैसे मशीन है तो मशीन चलाने के लिए कोयला चाहिए, और कोयला जमीन के नीचे से खोद करके निकाला जाता है खदानों में से। तो खदान में क्या होता था, बहुत सारे ऐसे ज्वलनशील गैस, मीथेन के बारे में आप सुने हैं, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है हमारा, उसमें मीथेन होता है। सीएनजी, जो सीएनजी टेम्पो में भराया जाता है, उसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसमें जो है आपको मीथेन रहता है, वो ज्वलनशील होता है। थोड़ा सा भी आग देखने पर वो आग पकड़ लेता है और विस्फोट करता है बहुत जोर से। तो मीथेन जो है वो कोयला खदान के नीचे में मीथेन गैस प्राप्त कहीं कहीं पर रहता था। तो अगर आप सिंपल ये हाथ वाला आग वाला लैंप लेकर के जाता था मजदूर, तो क्या होता था, वो खनने वाला जो कोयला खूनता था उसमें से निकाला जाता था, जिससे तो वो अगर गैस अगर उस खदान के अगल बगल में रहा, उस छेद की तरह, ऐसे सुरंग की तरह होता था, उस सुरंग में अगर वो गैस रहा, तो ये लैंप के लौ से, अंधेरा होता था तो लोग लैंप लेके जाते थे, तो लैंप के लौ से उसमें आग पकड़ लेता था और विस्फोट होता था, सब लोग जल जाते थे, मर जाते थे। तो ये तो खतरनाक बात हो गई। कोई डर के मारे जाता नहीं था कोयला निकालने के लिए। कोयला नहीं निकलेगा तो कैसे काम होगा। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया। ये एक ऐसा लैंप था जिसके कारण जो है वो गैस जो था वो आग के लौ से नहीं अटैच हो पाता था, संपर्क में नहीं आ पाता था और विस्फोट नहीं होता था। और जो है थोड़ा बहुत अगर संपर्क में आया तो थोड़ा सा लौ बढ़ गया, लेकिन विस्फोट नहीं हो पाता था, जिसके कारण ये भी पता लग जाता था कि वहाँ पर जो है गैस है। तो ये जो सेफ्टी लैंप था, इसके आगे लगा है सेफ्टी लैंप। लैंप तो है लेकिन सेफ्टी वाला है, ये आपको आग नहीं लगाएगा, आपको आपके मौत का वजह नहीं बनेगा। तो इसके आविष्कार हो जाने से अब क्या हो गया, तो सारे जो मजदूर लोग थे वो अपना अंदर सुरंग में जाने लगे कोयला निकालने के लिए। तो सेफ्टी लैंप, इसका खोज किसने किया, तो 1815 ईस्वी में इसका खोज हुआ, हम्फ्री डेवी ने किया। ये भी पूछा जाएगा आपसे कि सेफ्टी लैंप का खोज किसने किया, तो हम्फ्री डेवी ने किया। कब किया, तो 1815 में ने इसका आविष्कार किया, ताकि खदानों में काम सुरक्षित हो सके। खदान में जो काम था, खदान में जो गैस के कारण जो है विस्फोट होता था, गैस जलने के कारण और लोग मर जाते थे, वो मरना बंद हो गए सेफ्टी लैंप के आविष्कार होने से। नहीं, अगर मरते ही रहते, सेफ्टी लैंप का आविष्कार नहीं होता तो कोयला नहीं निकलता, तो फिर हमारा औद्योगिकरण जो है सफल नहीं होता। तो औद्योगिक क्रांति के ये प्रमुख कारक थे। एक तो ज़्यादा धागा बनना, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हो जाना, सेफ्टी लैंप का आविष्कार हो जाना जिससे कोयला निकलना आसान हो गया। इसके बाद जो है वाष्प इंजन के द्वारा जेम्स वाट ने इसे विकसित किया, जिससे कारखाने और परिवहन रेल की क्रांति आई। एक वाष्प वाला इंजन बनाया कि कोयला से क्या करिए, आप पानी गर्म करिए, पानी से जो वाष्प आएगा उससे क्या होगा, तो चक्का नाचेगा। चक्का जैसे ही चक्का नाचेगा तो उससे आप क्या करिए, चरखा वाला मशीन चलाइए, धागा काटने वाला चलाइए, धागा बुनने वाला चलाइए, बहुत सारी मशीन बनाइए आप अपना। या रेलगाड़ी बनाना है तो रेलगाड़ी बनाइए, चक्का नाचेगा। जहाँ चक्का नाचेगा, अगर धरती पर नाचेगा तो चलेगा, रेलगाड़ी होगा। अगर फैक्ट्री में नाचा तो उससे आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, उस फोर्स का यूज़ करके मशीन उससे बनाया जाता था। तो जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का खोज कर दिया, जिससे कि बहुत सारे कारखाने और परिवहन में क्या आ गई, क्रांति आ गई, बहुत ज़्यादा मात्रा में काम होना स्टार्ट हो गया। तो ये सब कारक क्या थे औद्योगिकरण को सफल बनाने में, ये सब मशीन का जो आविष्कार हुआ, जिसके कारण औद्योगिकरण जो है सफल हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा औद्योगिकरण के क्या कारक हैं, तो आप बताइएगा कि औद्योगिकरण के विभिन्न कारक हैं। सबसे पहला कारक, स्पिनिंग जेनी के आविष्कार हो जाने से बहुत ज़्यादा मात्रा में धागा कटने लगे। इसका खोज किसने किया था, तो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। फिर दूसरा में बता दीजिएगा, सेफ्टी लैंप के आविष्कार हो जाने से खदान से कोयला निकालना आसान हो गया। सेफ्टी लैंप का खोज किसने किया, तो हम्फ्री डेवी ने किया। तो आप बहुत सारे इस सारे के सारे आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस आए इस तरह से आप बता सकते हैं। तो ये हो गया औद्योगिक क्रांति के सफल होने के क्या क्या प्रमुख कारक थे। अब अगला टॉपिक है भारत में औद्योगिकरण कैसे हुआ। सबसे पहले तो औद्योगिकरण इंग्लैंड में हुआ, इसके बाद धीरे धीरे हमारे भारत में आया। इसके बाद धीरे धीरे जो हमारे भारत में भी उद्योग लगना स्टार्ट हो गए। तो कैसे कैसे हुआ, तो भारत में औद्योगिकरण कैसे हुआ, तो अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में उद्योगों का विकास धीमी गति से हुआ। अंग्रेज लोग क्यों लगाएंगे यहाँ पर उद्योग, वो तो चाहेंगे कि उद्योग हमारा इंग्लैंड में रहे, यहाँ से सस्ता लेबर और सामान ज़्यादा रहे और हमको ज़्यादा मुनाफा मिले। यहाँ पर उद्योग लगा देंगे, यहाँ के लोग काम करना जान जाएंगे, खुद अपना फिर से उद्योग लगाने लगेंगे
और हमारे लिए सिर दर्द हो जाएगा। तो वो यहाँ पर कम ही उद्योग लगाते थे, जिससे कि उनको क्या हो तो हानि ना हो। तो बहुत ही औद्योगिकरण की विकास क्या रही, धीमी रही। बहुत छोटे छोटे ऐसे उद्योग लगते थे, बहुत कम ही उद्योग लगते थे। जैसे अगला देखिए, इसके बाद कोयला उद्योग 1814 में पश्चिम बंगाल के रानीगंज में शुरू हुआ। कोयला उद्योग, कोयला यहाँ से निकाल के ले जाते थे, ऐसा जो हमको उसी को फायदा दे, इंग्लैंड वाले को फायदा दे। यहाँ पे वहाँ पे कोयला की डिमांड ज़्यादा थी, तो यहाँ से कोयला निकाल के पहुँचाया जाता था। सूती कपड़ा मिल 1854 में बंबई में पहली सूती मिल कावासजी नानाभाई डाबर द्वारा खोली गई। और सबसे पहले कोयला उद्योग, इसके बाद जो है सूती कपड़ा मिल बनाया गया सबसे पहले 1854 ईस्वी में बंबई में ही कपास का बहुत ज़्यादा क्या होता है, खेती होता है। कपास जिसको रुई भी बोलते हैं हम लोग बिहार में, तो उसका खेती जो है सबसे ज़्यादा मुंबई में होता है। कपास में, कपास का खेती, उस कपास से क्या बनता है तो कपड़ा बनता है। कौन सा कपड़ा, सूती कपड़ा। तो उसका फैक्ट्री कहाँ लगाया जाएगा तो मुंबई में ही लगाया जाएगा, क्योंकि वहीं पर है। जो चीज़ जहाँ ज़्यादा उगेगा वहीं पर उस चीज़ की फैक्ट्री लगेगी। तो उसी के कारण यहाँ मुंबई में इसको लगाया गया, बंबई में लगाया गया पहली बार। और किसने लगाया तो कावासजी नानाभाई डाबर ने इसको लगाया। डाबर का नाम सुने होंगे, डाबर च्यवनप्राश भी खाए होंगे आप। तो कावासजी नानाभाई डाबर ने सबसे पहले सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कहाँ खोला तो बंबई में खोला। ये भारतीय औद्योगिकरण के कुछ उदाहरण है। जैसे कोयला उद्योग 1814 में सबसे पहले पश्चिम बंगाल में खुला। इसके बाद जो है सूती कपड़ा मिल 1854 में बंबई में खुला। फिर जूट मिल, ये जो जितना सोन वाला बोरा देखते हैं हम लोग बिहार में, उसको सोन बोलते हैं। तो ये जो बोरा होता है, जितना भी आलू बंद होकर के आता है, सुतरी वाला बोरा जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वही है, वही जूट है। जूट जो देखते होंगे बिहार के, अगर आप मिथिलांचल या उधर सहरसा मधेपुरा पूर्णिया की तरफ जाएंगे तो देखिएगा बहुत ज़्यादा जूट की खेती होती है, बड़े बड़े जूट की खेती होती है। जूट जिसको सोन कहते हैं, जिससे कि आलू वाला जो बोरा देखते हैं, मोटा मोटा बोरा होता है, वही वो जूट का बना हुआ होता है। तो ये जूट उद्योग कहाँ होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में तो पूर्णिया, किशनगंज या बंगाल की तरफ ज़्यादा मात्रा में होता है। तो जूट वाला फैक्ट्री कहाँ लगेगा, बंगाल होता है, बंगाल में। अगर कोलकाता में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, तो कोलकाता में लगेगा। अगर जूट वाला फैक्ट्री हम लगा देंगे मुंबई में, तो वहाँ से जूट उठा के ले जाने में ही क्या हो जाएगा, ज़्यादा पैसा लग जाएगा, तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो जो सामान जहाँ उपजता है वहीं पर उसकी फैक्ट्री लगाते हैं। कपास उपज रहा है मुंबई में तो सूती कपड़ा का मिल लगाएंगे मुंबई में। अगर जूट उपज रहा है बंगाल में तो बंगाल या कोलकाता, बंगाल पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, कोलकाता, तो कोलकाता में लगाएंगे हम उसकी फैक्ट्री। तो वही है, जूट मिल 1917 में सबसे पहले लगा। और कहाँ लगा तो कोलकाता में लगा। और किसने लगाया तो हुकुमचंद ने लगाया। पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि जूट मिल सबसे पहले कब लगा तो 1917 में। कहाँ तो कोलकाता में। और किसने लगाया तो हुकुमचंद ने लगाया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह से भारत में भी औद्योगिकरण जो है धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। कोयला वाला उद्योग, सूती कपड़ा, जूट मिल, ये छोटे छोटे उद्योग लगने स्टार्ट हो गए हैं। इसके बाद जो है टाटा आयरन एंड स्टील, टिस्को आया। टाटा आयरन एंड स्टील, धातु बनाने वाली। अभी जो आयरन जो है, लोहा वहा सरिया उड़िया टाटा का बहुत सारा यूज़ करते हैं। तो 1907 में ये सबसे पहले लगा, जिसको टिस्को कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, सीओ का मतलब। तो जो है 1907 में ये फैक्ट्री लगा टाटा का आयरन वाला। और ये कब लगा, कहाँ लगा तो जमशेदजी टाटा ने लगाया था। कहाँ लगाया था तो जमशेदपुर में इसकी स्थापना की गई। झारखंड में जमशेदपुर है। तो जमशेदजी टाटा ने यहाँ पर लगाया था ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो उन्हीं के नाम पर जो है उस शहर का भी नाम रख दिया गया जमशेदपुर। ये झारखंड में है। और वहाँ पर किसने लगाया तो जमशेदजी टाटा ने लगाया। क्या लगाया तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कहाँ लगाया तो 1907 में। आपसे पूछेगा टिस्को की स्थापना कब हुई थी तो 1907 में हुई थी। इस तरह के ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बार बार पूछा जाता है किसने किया टिस्को की स्थापना तो जमशेदजी टाटा ने किया। कहाँ तो जमशेदपुर में किया। तो इस तरह से जो है आप भारतीय औद्योगिकरण को समझ सकते हैं। ये चार तरह के जो हैं उद्योग आपको भारत में उस टाइम में शुरुआत में देखने को मिलते हैं। ये जो है औद्योगिकरण का शुरुआत कहाँ से हुआ, कौन कौन से कारक उसके लिए जिम्मेदार थे। जैसे कोयला उद्योग था तो कोयला तभी निकलेगा जब सेफ्टी लैंप बनेगा। तो ये सब जो है कोयला सेफ्टी लैंप के बनने से कोयला उद्योग क्या हो गया, सक्सेस हो गया, कोयला निकालना आसान हो गया। तो उसके कारण जो है औद्योगिकरण सफल हुआ। तो भारत में कैसे कैसे औद्योगिकरण हुए, कैसे कैसे फैक्ट्रियां लगी, उसका कुछ इतिहास आपने देखा। अब अगला देखिए मजदूरों की स्थिति और आजीविका। अब ये फैक्ट्री औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ तो इसके कारण जो है इसमें बहुत सारे मजदूर काम करने लगे। तो अब हमने आपको बताया भी था कि औद्योगिकरण से क्या हो गया, एक पूंजीपति वर्ग का आविष्कार हो गया। बहुत सारा ज़्यादा जो फैक्ट्री लगाते थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कमाते थे। तो कोई बहुत धनिक हो गया और जो फैक्ट्री में काम करने वाला था वो गरीब होता जा रहा था। तो मजदूर की स्थिति, उसको उतना पैसा मिलता नहीं था, लालच में लोग बहुत कम पैसा देता था उसको। तो उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होते चली जा रही थी।
हमने आपको पीछे पढ़ाया हुआ था। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, टॉपिक दिया है कि मजदूरों की स्थिति कैसी थी और उसका आजीविका कैसे चलता था। ये चौथा टॉपिक है कि मजदूरों की स्थिति और आजीविका। तो देखिए मजदूरों की स्थिति क्या थी, तो पलायन था। किसान और शिल्पकार अपनी पुरानी आजीविका छोड़कर काम की तलाश में शहरों की ओर आए, पलायन बढ़ा। क्योंकि ये जो किसान थे, शिल्पकार थे, पहले जो यहाँ पर सूती का कपड़ा बनाते थे और उसको बेचते थे, वो लोग तो इंग्लैंड में सूती का उद्योग लगने से क्या हो गया, वहाँ से सूती का कपड़ा आने लगा हमारे तरफ, और जो है वो बहुत सस्ता दाम पे बिकने लगा। यहाँ पर लोग जो बना रहे थे, 4 दिन में एक सूती कपड़ा बनता था, क्योंकि उद्योग था नहीं, मशीन थी नहीं। तो मशीन ना होने के कारण एक कपड़ा 4-5 दिन में बनता था। तो जाहिर सी बात है महंगा हो जाता था। एक कपड़ा मान लीजिए अगर 400-500 का हुआ, और उधर से इंग्लैंड वाला जो है उसको 10 मिनट में बन जाता था बनाने में, मशीन से बहुत कम समय लगता था। तो वो क्या करता था, 100 रुपया में ही बेच देता था। तो कोई 100 रुपये का सामान जहाँ मिल रहा है वो 400 में खरीदने जाएगा, नहीं खरीदेगा। तो उस शिल्पकार का, जो हमारे यहाँ का कपड़ा बनाने वाले थे, उसका कपड़ा बिकना क्या हो गया, बंद हो गया। तो वो लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए तो वो लोग सब गांव से जहाँ जहाँ अपना अपना काम करते थे उसको छोड़ छाड़ के कहें चलो शहर की तरफ क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे। और क्या करेंगे, खेती तो है नहीं, शिल्पकार के पास, किसान के पास खेत था, जो कपड़ा बनाता था वो खेत काहे के लिए रखेगा, खेत था नहीं। तो वो लोग क्या हो गए, मजबूरी में मजदूर हो गए, उस शहर की तरफ पलायन किए। जैसे हमारे बिहार में भी अभी पलायन की बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को यहाँ काम नहीं मिल रहा है, काम करने के लिए नहीं मिल रहा है, खेत भी नहीं है कि उससे वो अपना पेट चला सके, और खेती भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि जीवन भर साल भर पेट चल सके उससे। तो लोग मजबूर हैं यहाँ से बाहर के देशों में बाहर के जगहों में काम करने के लिए, बाहर के राज्यों में काम करने के लिए, कि कम से कम भरपेट खाना मिल जाए, जैसी भी स्थिति हो, भूखे हम लोग ना मरें। इसके लिए यहाँ से पलायन की समस्या बनी हुई है। अभी भी बिहार में सबसे बड़ा पलायन का समस्या बना हुआ है। तो जो है उस टाइम में भी जो है वो जो शिल्पकार थे, जो कपड़ा बुनते थे या कोई भी अन्य काम करने वाले, वो औद्योगिकरण इंग्लैंड में होने के कारण वहाँ से इतना ज़्यादा सस्ता में माल आने लगा, इतना सामान सस्ता में आने लगा कि यहाँ के सारे उद्योग जो है धीरे धीरे बंद होने लगे। और उस उद्योग में काम करने वाले लोग जो थे, जो छोटे छोटे लेवल पर काम करते थे, वो सब बेरोजगार होकर के मजदूर बनते चले गए। यही इन सब फैक्ट्रियों में मजदूरी करने लगे। तो मजदूरी करने के लिए यहाँ पर शहर में भागना पड़ता था। तो मजदूरों की स्थिति क्या थी, तो पलायन वाली थी। किसान और शिल्पकार अपनी पुरानी आजीविका को छोड़ करके काम की तलाश में कहाँ भागते थे, शहर की ओर भागते थे। अगला है बुरी स्थिति थी। मजदूरों को कम वेतन यानी कम वेतन मिलता था और 14 से 16 घंटा काम करना पड़ता था। अभी के टाइम में जो 8 घंटा वाला कानून बना है कि किसी भी व्यक्ति से आप 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं ले सकते हैं, अगर लेंगे तो आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा। सरकारी में तो 8 ही घंटा है और प्राइवेट में भी 8 घंटा है। अगर 8 घंटा से ज़्यादा आपको रोक दिया गया तो आपको पर घंटे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, उसके पैसे जोड़ के अलग से दिए जाते हैं। पहले ये नहीं था, 16 घंटे की ड्यूटी होती थी, 8 ही घंटा आराम, 16 घंटे आप ड्यूटी करते रहिए, क्योंकि कोई कानून ही नहीं था। जितना मन करे उतना ड्यूटी करवाइए आप। तो 14 से 16 घंटे, वेतन कम और गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था, ऐसी स्थिति थी। अगला है आंदोलन। मजदूरों ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए संघ बनाए और 1920 ईस्वी में ऑटक, जिसको अखिल भारतीय AITUC, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसको कहते थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसका फुल फॉर्म होता है। ऑटक का AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका फुल फॉर्म होता है A से ऑल, I से इंडिया, T से ट्रेड, U से यूनियन, C से कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंदी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। तो ये जो इतनी खराब स्थिति थी, इसके लिए मजदूरों ने क्या किया, अपना एक संघ बनाया। एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, इन लोगों का एक संघ बनाया 1920 ईस्वी में, जिसका नाम ऑटक था, AITUC, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और इसके माध्यम से संघ बना करके कहा कि मजदूर तुम लोग इसमें जुड़ जाओ और अपनी आवाज़ को बहुत बड़े पैमाने पर क्या करो, रखो। अभी भी कंपनियों में इन मजदूरों का संगठन होता है। अगर मजदूरों को जो है कम पैसा मिल रहा है या कुछ भी समस्या हो रही है, तो ये मजदूर संघ क्या करते हैं, आपस में डिसाइड करके हड़ताल कर देते हैं। ये कंपनी में हड़ताल कर देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। तो मालिक मजबूरी में जो मजदूरों की मांग है उसको पूरा करता है। तो ये संघ बनाया उस टाइम में 1920 ईस्वी में। कब बनाया गया, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में। पूछा जाएगा, ये भी फेमस क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक का स्थापना कब हुआ, तो 1920 ईस्वी में हुआ था, ये पूछा जाएगा। तो इसके माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करने लगे। जब 10-20 आदमी 50 आदमी मिलता है तो अपने अकेला आदमी को डर लगता है कि हम आवाज़ उठाएंगे मालिक के खिलाफ, हमको नौकरी से निकाल देगा, मारबो करेगा ऊपर से। लेकिन जब 50-100 आदमी सब कंपनी के जुड़ गए तो डर किस बात का, जो होगा देखा जाएगा। तो बल मिलता है। तो संघ बना करके लोग क्या करते थे, अपने स्थिति का विरोध करते थे। अगला है कि सरकारी नीतियों और कानून।
कानून कैसे थे उस टाइम में? तो सरकार को मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने पड़े, क्योंकि ये लोग इतना कम वेतन में इतना ज़्यादा खटाने लगे, इतना ज़्यादा मजदूरी करवाने लगे कि सरकार को मजबूरी में आकर के कानून बनाना पड़ा कि आप इतना ही घंटा, उस टाइम में तो 12 घंटा किया, इस तरह से धीरे धीरे उसको 8 घंटा पे लाया गया। तो इतना ही देर तक आप ड्यूटी करवा सकते हैं, और इसके अलावा अगर ड्यूटी करवाएंगे तो ओवर टाइम, और इतना वेतन, कम से कम इतना वेतन होना चाहिए। अभी भी है कि कम से कम इतना वेतन दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम इतना आपको देना ही पड़ेगा जिससे कि वो बढ़िया से खा पी सके, रह सके। तो जो है सरकार जो है अपना मजदूरों के हित के लिए, रक्षा के लिए कानून बनाने पड़े। तो सबसे पहला कानून कब बना? तो 1881 ईस्वी में बना। 1881 ईस्वी में, जिसको कहते हैं फैक्ट्री एक्ट, जिसको 1881 ईस्वी में बनाया गया। तो बच्चों को काम के घंटे तय करने और सुरक्षा के लिए पहला कानून। ये पहले बच्चा से बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था। देखिएगा अभी भी 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया दे करके गाँव में कोई बच्चा से कोई भी काम करवाना हो तो आदमी 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया उसको देता है और कहता है कि ये काम कर दो। तो तुरंत बच्चा जो है बहुत फास्ट काम करता है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम करता है। वो नहीं सोचता है कि अच्छा इतना काम है तो इसको दिन भर लगाते हैं, उसमें बेईमानी नहीं होता है। बच्चा बहुत दिल का साफ होता है, तुरंत काम कर देता है। तो फैक्ट्री वाला भी इस बात को जानता था। वो क्या करता था, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा को हायर करता था, बच्चा को अपने फैक्ट्री में काम करने के लिए रखता था। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब तो बाल श्रम क्या है, आप बच्चे से काम नहीं ले सकते हैं। आप बच्चा से काम लीजिएगा तो वो क्या है, गैर कानूनी है, आप पे कार्रवाई होगा। लेकिन पहले के टाइम में ये कानून नहीं था, तो लोग बच्चे को ही क्या करते थे, फैक्ट्री में रखते थे ज़्यादा मात्रा में कि ज़्यादा काम करेगा। तो जो है, तो क्या किया गया, सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट में बच्चा को काम करने से मनाही नहीं की गई, लेकिन घंटे तय कर दिए गए कि इतना ही घंटा काम करेगा। सबसे पहला कानून आया तो बच्चे के काम के घंटे तय किए गए। और सुरक्षा के लिए पहला कानून आया कि बच्चा को बड़ा बड़ा मशीन के नज़दीक में काम नहीं लगाना है, जो मशीन हानिकारक है, जो चोट लग सकता है, वहाँ पर बच्चे को काम नहीं देना है। छोटा मोटा काम जो बाहर का काम है वो सब काम देना है आपको, और इतना ही देर काम में आपको काम करवाना है। तो ये पहला कानून आया। दूसरा कानून आया न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। इसके बाद 1948 में आया, आज़ाद के होने के बाद हमारे पास आया न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कि इतना मजदूरी आपको देना ही है। आज़ादी के बाद मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने के लिए यह कानून लाया गया। अगला है औद्योगिकरण का परिणाम। औद्योगिकरण का परिणाम क्या हुआ? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं कि नहीं होते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि अभी के टाइम में पीडीएफ वाला कल्चर चल गया है, बच्चे हाथ से लिखना बंद कर दिए हैं। तो पीडीएफ से क्या हो गया, आसानी हुई कि पीडीएफ बनाया आ जा रहा है मोबाइल में, लिखने की झंझट खत्म। लेकिन इसका निगेटिव इफेक्ट क्या हो रहा है कि बच्चा लिखना भूल रहे हैं। अब एक पेज लिखने में भी समस्या होती है बच्चों को, तो ये निगेटिव है। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, सही और गलत दोनों होता है। समझ में आया? चीनी खाने में अच्छा लगता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या है, निगेटिव क्या है कि शुगर हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। तो वही है कि औद्योगिकरण के परिणाम क्या हुए। तो कुछ अच्छा भी हुआ तो बहुत कुछ बुरा भी हुआ। क्या बुरा हुआ? तो कुटीर उद्योग का पतन हो गया। छोटे छोटे जो जितने भी उद्योग थे, काम करने वाले लोग थे, जो हाथों से काम करते थे, जिनको ज़्यादा समय लगता था, जैसे कोई बर्तन बनाने वाला आदमी है, ठठेरा है, जिसको ठठेरा बोलते थे पहले हम लोग। तो बर्तन बनाने वाला जो है हाथ से बर्तन बनाता है, तो बर्तन बनाने में, एक बर्तन बनाने ज़्यादा समय लगता था, तो वो उसे बाजार में बेचने जाएगा तो अपने समय के हिसाब से उसकी क्या रखेगा, दाम रखेगा, प्राइस रखेगा कि भाई इतना टाइम लगा है हमको, तो हम कम से कम इतना में बेचेंगे। वही मशीन से बना, उद्योग में बना, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में बना, तो बहुत कम समय में बन गया। अब उसे वो बहुत कम दाम में बेच दे रहा है, तो वो बर्तन बनाने वाला का सामान बिकेगा नहीं, तो वो मजबूरी में बैठेगा। तो जो है कुटीर उद्योग जितने थे, छोटे छोटे जो घरों में उद्योग चलते थे, वो सब के सब क्या हो गए, बंद हो गए। मशीनी सामान सस्ता होने के कारण भारत के हाथ से चलने वाले छोटे उद्योग नष्ट हो गए। वही बात कर रहा है कि मशीनी सामान सस्ता हो गया, जिसके कारण भारत के हाथ से चलने वाले जो उद्योग थे, हाथों से जो काम किया जाता था, वो सब सारे के सारे क्या हो गए, बंद हो गए। अगला है नगरीकरण। क्या हुआ? औद्योगिकरण का परिणाम क्या हुआ? सबसे पहला परिणाम तो कुटीर उद्योग समाप्त हो गए, छोटे छोटे उद्योग भारत के बंद हो गए। नगरीकरण हो गया, नए औद्योगिक शहर, जहाँ जहाँ फैक्ट्री लगने लगे तो वहाँ पर नगर बनने लगा। बड़ा फैक्ट्री है तो बहुत लोग काम करने वहाँ जाता था, तो बगल में मजदूर वहीं पर झोपड़ी उपड़ी बना करके रहता था। बहुत सारी दुकान उकान सब खुलने लगे, तो धीरे धीरे शहर का विकास जो है शुरू हो गया, वहाँ पर नगर बनने लगे। पहले गाँव वाला व्यवस्था था, गाँव में ही सारा सिस्टम होता था, गाँव में ही होते थे लोहार, सोनार, जो है इस तरह के बहुत सारे लोग होते थे, अलग अलग काम करने वाले, नाई, धोबी, सब गांव में ही होते थे, गांव के सिस्टम में ही होता था। लेकिन जब उद्योग लगने लगे तो हमारा समाज का सिस्टम बदलने लगा, उद्योग के अगल बगल में मजदूर वर्ग रहने लगे, और शहर, औद्योगिक नगर का क्या होने लगा, शहरीकरण होने लगा, शहर बनने लगे। तो नगरीकरण होने लगा, नए औद्योगिक शहर जैसे मुंबई, कानपुर, जमशेदपुर की तेजी से विकास हुआ। जैसे जमशेदपुर फैक्ट्री लगा, हजारों की संख्या में वहाँ मजदूर काम करने जाएगा, तो हजारों के हजार घर नया नया बनने लगेंगे मजदूर के रहने के लिए, और वहाँ पर दुकानें खुलने लगेगी, तो एक शहर जैसा माहौल बन जाएगा।
पूंजीवाद का उदय। अब क्या हो गया, समाज में दो वर्ग में बट गया, एक पूंजीपति यानी मालिक वर्ग और एक श्रमिक वर्ग का क्या हो गया, निर्माण हो गया। क्योंकि पहले मान लो एक आदमी एक ही 4 कपड़ा बनाता था भर दिन में, तो 4 ही कपड़ा बेचता था। अब मशीन आ जाने से क्या हो गया, एक आदमी 4000 कपड़े बनाने लगे। कोई मालिक है, उद्योगपति है, वो एक दिन में 4000 कपड़े बना रहे हैं। तो उद्योगपति एक मालिक वर्ग बन गया, एक मजदूर वर्ग बन गया। बहुत ही ज़्यादा अमीरी हो गई, किसी में बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई। तो इसके कारण दो वर्ग में समाज हमारा बट गया। तो ये औद्योगिकरण के परिणाम हुए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि औद्योगिकरण के क्या क्या परिणाम हुए, तो आप बहुत शॉर्ट शब्द में भी बता सकते हैं कि कुटीर उद्योग का पतन हो गया, शहरीकरण को बढ़ावा मिला, पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, श्रमिक वर्ग का उदय हुआ, या समाज में जो है समाज दो भागों में बट गया, पूंजीपति वर्ग में और मजदूर वर्ग में। तो इस तरह से आप बता सकते हैं औद्योगिकरण के क्या क्या परिणाम हुए। तो आपको मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। तो आप इसको तभी आप लिख सकते हैं जब इसको 4 बार आप पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे 4 बार, इस नोट्स को 4 बार तब आप पढ़ सकते हैं जब आपके पास छोटा नोट्स होगा। तब आपका ये चैप्टर जो है यहाँ पर जाकर के खत्म हो गया। तो आप इसको जितना बार 4 बार 5 बार लिख करके पढ़ सकते हैं, कोई आसानी बात। लेकिन यही बड़ा होता तो आपके लिए क्या लगता, बोझिल लगता। तो बहुत सतर्क होकर के अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत है और बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। बस आप इसे लिखिए, छोटा सा नोट्स है, और इसको क्या करिए, बार बार रिवाइज करिए। और एग्जाम एकदम धीरे धीरे 20-25 दिन अभी आपके पास बचा हुआ है। तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर हर दिन आप क्या कर सकते हैं, हमने बहुत सारे वीडियो इसी तरह के बना के दिए हैं, उसे पढ़ करके अपने रिवीजन को ख़त्म कर सकते हैं। और अच्छा से अच्छा मार्क जो एकदम अभी जो है अपना हौसला खो दिए हैं, वो भी धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हैं। तो चलिए, ये आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। फिर आपको अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। इसी का अगला चैप्टर आएगा, इतिहास में ही अगला चैप्टर आएगा और उसको पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ आपका सारा सिलेबस इस तरह से क्रैश कोर्स खत्म किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ये चैप्टर सुनने के लिए। तो चलिए, इसे लिखिए, लिखने का प्रयास करिए। इससे दोनों जगह पर आपको लिखने का भी शुद्धता बढ़ेगा और अभ्यास भी बढ़ेगा और याद भी होगा। तो चलिए, धन्यवाद।